बढ़े इसको लेकर बात पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब ये भारतीय जनसंघ बनाया तब से इस मिशन को लेकर चले। ये आज की तपस्या नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की कई पीढ़ी खप गई है यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने के लिए। आज हमारा सौभाग्य है कि देश में सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री हैं। आज इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, यानी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहीं है तो इंडोनेशिया में। और उसका सबसे बड़ा सम्मान किसको मिला? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ, जो आज उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो उन लोगों के लिए आई ओपनर है कि इंडोनेशिया कैसा देश है। इंडोनेशिया में आप जाएंगे तो वहां रामलीला भी होती है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, लेकिन मैंने एयर इंडिया का नाम गरुड़ एयरलाइन नहीं रखा। लेकिन इंडोनेशिया ने धर्म बदला है लेकिन अपना कल्चर, अपनी संस्कृति नहीं बदली। और इंडोनेशिया ने अपनी एयरलाइन का नाम रखा गरुड़ा, यानी वहां के राजा सुकार्नो थे, उनकी बेटी थी एक मेघावती देवी, एक कुसुमावती देवी, एक मेघों की बेटी, एक फूलों की बेटी। वहां नाम रखा। यहाँ कोई नाम रख ले मेघावती देवी तो लोग कहेंगे कि ये तो हिंदू हो गया, ये नाम रख रहा है। उनके यहाँ रामलीला होती थी। और जब पाकिस्तान का डेलीगेशन गया बेनजीर के नेतृत्व में, तो वहां पर उन्होंने कल्चर के तौर पर रामलीला दिखाई। उन्होंने कहा कि अरे आप क्या दिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये हम अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। आज भी आप बाली चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, वो रिलीजन तो उन्होंने धर्म बदला लेकिन अपना कल्चर, अपने पूर्वज नहीं बदले। भारत के मुसलमानों से यही गलती हुई है। हमने सब चीजों में ऐसा किया जैसे हमने अपने संस्कृति पे गर्व नहीं किया। हमने अरबी, फारसी इन नामों को ज्यादा महत्व दिया, भारतीय संस्कृति पर वो ध्यान नहीं दिया। तो मेरे जीवन का मिशन था, मैंने 4 दिसंबर 1997 को तालकोटोरा इंडोर स्टेडियम में, जब मैं युवा मोर्चा में था, तो युवा मुस्लिम सम्मेलन रखा और उसमें हमने पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरी, देखिए हम बिहारी हैं, बिहारी में जितने भी यहाँ चौधरी जी बैठे हैं, मिथिला के हैं, हमारे यहाँ के, हमारे घर के हैं, बगल के हैं, हमारे पंचायत के हैं। तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग मांसाहारी होते हैं, ये आप नहीं कह सकते। मिथिला में तो पूरे लोग होते हैं जो, यानी आपको दुर्गा पूजा पे जितनी बलि चढ़ेगी उतना तो बकरीद में बकरे नहीं कटेंगे। लेकिन हम लोग ये कहते हैं खान पान व्यक्तिगत विषय, ये हो सकता है। लेकिन भारत में गौ माता की हत्या हो और इस पर हिंदू समाज को आंदोलन करना पड़े, ये कहीं से भी संभव नहीं। तो मैंने पहला प्रस्ताव पारित किया जिसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, उमा भारती जी की अध्यक्षता थी, और हमने किया। और उसी 2 दिन बाद हमको गौ माता का आशीर्वाद मिला, लोकसभा का टिकट मिला। मैं किशनगंज गया, 70% मुस्लिम आबादी है, चौधरी जी जानते हैं। वहां से 75 साल में एक ही बार बीजेपी जीती है, वो मैं वहां से चुनाव जीता हूं। तस्लीमुद्दीन को हरा के मैं लोकसभा में आया, भारत सरकार में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बना। अभी भी वो रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। तो जिंदगी का मिशन ये नहीं है। देखिए, भारत महान होगा, भारत माता की जितनी भी आंखें, कोई कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, सब अच्छे दिखने चाहिए। लेकिन भारतीयत्व, इसको आगे लेकर चलना, ये जिंदगी का मिशन है। और हमें तो जीवन में सब कुछ मिला है। मतलब आप समझिए, प्रधानमंत्री के बाद की कुर्सी है कैबिनेट मंत्री की। बिल्कुल। और मुझे 30 साल में मिला, 32 में मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। और बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें मैं 18 साल तक डिसीजन में रहा हूं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। और आज पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो मिशन जीवन का पद नहीं है, पद तो बहुत मिला है। अभी मिशन ये है कि जो कुरीतियां हैं वो दूर हो जाए। और एक मिशन में मैं लगा हूं कि अब तो हो गया, देखिए, प्यार से हो या डर से हो, जैसे भी हो, गौवध पर तो किसी की हिम्मत नहीं है कि छू ले। और कई बार लोग कहते हैं कि जी भारत में मोदी की सरकार है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। 1 किलो भी गौ मांस एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ये मैं आज सुदर्शन टीवी पे कह रहा हूँ। वो बफेलो मीट है, उसको भी बीफ कहते हैं। तो कई बार भ्रम पैदा किया जाता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ये कहा भी जाता है। नरेंद्र मोदी के रहते किसी की हिम्मत नहीं है
कि गौ हत्या करें और उसका मीट एक्सपोर्ट हो जाए। एक जो महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने गौ हत्या की बात की और निश्चित रूप से जो आपको सफलता मिली जब आपने पहली बार इसका विरोध किया था, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिला एक गौ माता की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में क्या हुआ, वहां तो सरकार कोर्ट तक पहुंच गई। वहां की सरकार तो ये कह रही है कि ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप फिर? देखिए, मिस्टर जोसेफ वहां बन गए हैं मुख्यमंत्री और नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन जन दबाव होगा तो ये सब जरूर गौ हत्या पूरे देश में रुकेगी। मैं इस पक्ष में नहीं हूं जो लोग कहते हैं ये गाय देसी गाय तो विदेशी गाय। मैं मानता हूं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। अब उसमें कौन करेगा, कोई टैग थोड़ी लगा रहेगा किसी के गले में कि ये देसी है कि जर्सी है, ये टैग तो नहीं लगेगा। और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है और वो होना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी इन बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि आप सिर्फ बीजेपी को खुश करने के लिए बातें कहते हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है। मैं क्यों खुश करूंगा? मैं तो कौन है बीजेपी? ये जी बीजेपी, मैं ही बीजेपी हूं। भारतीय जनता पार्टी में कोई अभी तो माहौल ऐसा है कि जिसे हम कह दें वो आ जाएगा। हम लोग 40 साल जीवन का दिया है, बचपन दिया है, जवानी दी है, अभी भी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम किसको खुश करने वाले हैं? ये हमारी पार्टी है। जितना ये मोदी जी की, अमित शाह जी की पार्टी है, योगी जी की पार्टी है, उतना शाहनवाज हुसैन की भी पार्टी है। हम अधिकार से बात करते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो गलती वो नहीं करना। जिन नेताओं ने गलतियां की हैं आज उनका क्या हाल हुआ है। मैं तो कहता हूं कि देश में ये देश महान रहना चाहिए। भारत माता अगर हम कहते हैं तो इसमें रहने वाला जो इस जननी मातृभूमि माने, जो इसको मादरे वतन माने, जो इसको भारत माता कहने पे गर्व करे, वो उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये परसेप्शन जो बना दिया जाता है वो गलत है। हम तो मानकर चलते हैं कि जो इस देश से प्रेम करेगा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मुझे भी बुलाया गया था, मैं पहली पंक्ति में था बहुत। और सुरेश चौहान के साहब और हम दोनों एक साथ बैठे थे। और आज मैं देखता हूं कि भव्य मंदिर बन गया, किसी को क्या दिक्कत है? मैं तो ये मानता हूं कि मुसलमानों के पास अभी भी मौका है। काशी मथुरा के मुद्दे पे भी बैठकर बातचीत करके इसको अना का, जिद का सवाल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर आपसी सहमति से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो कुछ नेताओं को होश आता है। जी, ये वही कह सकता है जो राष्ट्रवाद को समझता हो। और आपने अपने शुरू की पंक्ति में कहा कि हिंदू राष्ट्र, हालांकि बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों को कहने और कुछ लोगों को समझाने के लिए वैसा करना पड़ता है? तो क्या ये राइट टाइम है कि पूर्ण रूप से घोषित कर दें? देखिए, तो क्या सैयद साहब हमारे साथ होंगे उस मिशन पे? नेहरू जी को बहुत महान बनना था, पंचशील का सिद्धांत लाना था, नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाना था, पूरे दुनिया में एक बड़ी शख्सियत के तौर पे उभरना था। उन्होंने इसको एक उस तरह का बेच दिया। हिंदू राष्ट्र घोषणा की जहां तक बात है तो मैं तो मानता हूं भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र तो है ही, और यहाँ हिंदू हित का, जैसे कहते हैं लोकतंत्र, क्या कहते हैं, मेजॉरिटी से लोकतंत्र चलता है। एक वोट से हमारी सरकार चली गई थी, अटल जी की सरकार। तो कहते हैं लोकतंत्र क्या है, बहुमत को लोकतंत्र कहते हैं। और अगर बहुमत को कहते हैं तो बहुसंख्या किसकी, तो वो क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? भारत को लोग हिंदू राष्ट्र कहें, हिंदू बहुल राष्ट्र कहें, और चाहे वो जिस नाम से बुलाएं, सार तो यही है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप देखिए, बहुत से दिक्कत होगी ना, वो जो हैदराबाद में दो बैठे हुए उन्हें तो दिक्कत होगी ना। वहां से तो सबसे पहली आवाज उठेगी, उनको जवाब कौन देगा? देखिए, हमारे लिए तो वो भाग्यनगर है, हैदराबाद, लोगों के समझाने के लिए मैंने बोला। जो हैदराबाद की गली का नेता था उसको मीडिया ने देश के अंदर दिखा दिखा के चर्चा करके आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है, यानी
मुसलमानों को इत्तेहाद करने वाली पार्टी, तो उसमें तो इत्तेहाद एक ही तरफ है। और वो गए, थोड़ी बिहार में सफलता मिली, थोड़ा मीडिया में रहते हैं, बयान देते हैं, दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, उनसे पहले पार्लियामेंट में आया हूं ना मैं किशनगंज भी जीता हूं 99 में, और जहां हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा दंगा बिहार में हुआ भागलपुर, जहां 85% हिंदू आबादी है और 15% मुस्लिम आबादी है, उस भागलपुर से भी मैं 2 बार लोकसभा में जीत कर आया हूं। तो हमारे जैसे लोग जब तक मौजूद हैं, ये ओवैसी जैसे लोग सिर्फ भाषण देंगे, टीवी पे आएंगे, और अच्छा है, खबर बनती है उनके बोलने पे। मैं देखता हूं कि चाहे एमपी एक हो, लेकिन टीवी का जो फुटेज है वो काफी मिलता है। आजकल ये है कि अगर कोई अच्छी बात करे तो उसको कवरेज तो कम ही मिलेगा, और तोड़ फोड़ की बात करे तो ज्यादा मिलता है। तो ऐसे लोग हैं। आज प्रधानमंत्री सबको लेकर चल रहे हैं। आज यूपी में भी योगी जी, जो लोग डेवलपमेंट के साथ हैं, जो तरक्की के साथ हैं, जो लोग अच्छे से देश को भारत माता मानते हैं, उनको कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर भारत में रहकर कोई अलग सोच रखेगा तो उसको दिक्कत तो आएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भारत को जानेगा, समझेगा, जिएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी राजनीति के लिए ऐसे वक्तव्य भी देते हैं, ऐसे कृत्य भी करते हैं। देखिए, किसी को भी और फिर उसकी न्यूज भी बनती है। देखिए, किसी को भी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे भारत माता कमजोर हो। भारत माता मिट्टी का ढेला नहीं है। भारत माता यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनिए और आपके बयानों से देश के अंदर तनाव हो जाए, ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेवारी है कि समाज में जो इस देश की मिट्टी से प्यार करे उसको हम लेकर चलेंगे। लेकिन भारत में रहकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करे, साजिश करे, उसके लिए कोई स्थान इस देश में नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जो कहते हैं और अगर हमें रोकने की कोशिश की जाती है तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही डाका डाला जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब डॉक्टर मोदी हैं, सबका इलाज रखते हैं, वो ज्यादा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। कुछ बातें बोलकर होती हैं, कुछ बातें बिना बोले होती हैं। इसलिए सबको मालूम है कि हम देश को महान बनाना, भारत माता को विश्व गुरु बनाना, ये मिशन पे है। तो देश में अमन रहेगा, शांति रहेगी, लोग मिलकर रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। 2047 जब हम इस विजन की बात करते हैं तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसमें सांस्कृतिक विरासत के पुनर्मूल्यांकन की बातें भी छिपी हुई है, इसमें भारत के अस्तित्व की बात भी छुपी हुई है, इसमें भारत निर्माण की बात भी छिपी हुई है। इस 2047 के विजन में जो सबसे पहले 3 मुद्दे होंगे, अगर मैं आज शहनवाज साहब से ये पूछूं कि वो कौन से 3 ऐसे प्रखर मुद्दे होंगे जो इस नींव को मजबूत करेंगे, तो वो क्या होंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और विकास के तौर पे भारत दुनिया में सबसे आगे हो। अभी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है जी। भारत में पहले हम लोग पार्लियामेंट में थे तब भी सुनते थे कि भूख से मौत हो रही है। आज भारत इतना सक्षम देश है कि कोई नहीं कह सकता कि भूख से किसी की मौत होगी। 5 किलो अनाज तो जो गरीबी रेखा के नीचे उनको दिया जा रहा है। हम भारत विश्व गुरु बने जब आज आपके पास कितना, दुबई के पास, अबू धाबी के पास कितना पैसा, जॉर्डन के पास पैसा है और लोगों के पास पैसा है, लेकिन जब तक सैन्य ताकत बड़ी नहीं होगी, नंबर 1 नहीं होगा, तो दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है कि नहीं। अमेरिकन और इजराइल आयरन ड्रोम पे दुबई को डिपेंड रहना पड़ा। हम भारत को इतना सक्षम बनाएंगे कि कोई तिरछी निगाह से भी हमारी तरफ देख न सके। ये 2047 का सपना है। हमारा सपना है कि यहाँ कोई बेरोजगार ना हो। हमारा सपना है कि यह देश दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो, और ये तभी सक्षम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। 2047 के विजन में क्या पीओके शामिल है? क्योंकि अब पीओके से भी आवाज उठ रही है कि हाँ,
मैं भी भारत हूं। हम लोग तो सपना अखंड भारत वाला देखने वाले लोग हैं। अब पीओके जो है वो तो कभी हमारे यहाँ एक बैग रात में सुबह उठेंगे और कभी पता लगेगा कि मुजफ्फराबाद भी हमारे अंदर ही, वाह। हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। तो शहनवाज साहब, आपसे बात करने का सिलसिला जब शुरू होता है तो घड़ी की सुई कब आगे निकल जाती है ये पता नहीं चलता। टीम हमें इशारा कर रही है कि हमें जी, जी। इस संवाद को खत्म करना होगा यहाँ पर, लेकिन चलते चलते, क्योंकि आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले और आपको समझने वाले केवल हमारे देश में ही नहीं विश्व भर में फैले हुए हैं। तो जब हम सुदर्शन के मंच पर सैयद शहनवाज हुसैन जी को देखते हैं तो उनकी तरफ से क्या एक ऐसा संदेश होगा जो पूरे विश्व में जाए? मैं कहूंगी पूरे ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए वो संदेश। सुदर्शन एजेंडा बनाता है, चौहान साहब यात्रा निकालते हैं, हम दो तो सबके दो, अब वो देश का मिशन बन जाता है। तो सुदर्शन जो एजेंडा बनाता है वो देश का एजेंडा बन जाता है। तो आज मंच से इतना कह सकते हैं कि उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब सुदर्शन के मंच पर आए तो जो विषय सुदर्शन के जरिए उठ रहे हैं वो सब पूरे हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, अब देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। अब मैं अगर कहूंगा कि ये कानून आएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहा, क्योंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, मेरी कोई भी राय इंडिविजुअल, जब तक प्रवक्ता हूं मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी निजी राय है। और भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता की राय निजी राय नहीं होती, इसलिए मैंने उतना कहा है जितना हमें कहने की इजाजत है, और कुछ चीजें ऐसी है जो इजाजत। लेकिन आपने जो कहा उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य और उसका संदेश बहुत वृहद है, और मुझे लगता है कि वो 7 समुद्र पार भी पहुंचा। और हमारे जो सभागार में हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज हुसैन जी, आपने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शहनवाज हुसैन जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और सुदर्शन न्यूज के भारत निर्माण कॉन्क्लेव में आप उपस्थित हुए और अपना वक्तव्य भी आपने रखा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से शहनवाज हुसैन जी के लिए। और अगले सेशन के लिए एक खास सेशन और रहने वाला है, और जोरदार तालियों के साथ मैं चाहती हूं कि आप लोग स्वागत कीजिए देश के अग्रणी उद्यमी, संवेदनशील समाज सेवी और विबग्योर इनोवेशन के संस्थापक श्री विनय प्रकाश पांडे जी का। इन्होंने न केवल रेल उद्योग में बल्कि अपने नवाचारों से नई पहचान बनाई है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। और मैं अपने शब्दों से ज्यादा मैं चाहती हूं कि आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखाऊं ताकि आप समझ पाएं कि विनय जी के का क्या उन्होंने काम किया है और समाज सेवा में उन्होंने अपना कितना योगदान दिया है। प्लीज प्ले द वीडियो। कुछ लोग अपनी सफलता के लिए काम करते हैं और कुछ अपनी सफलता को समाज और देश की प्रगति का माध्यम बना देते हैं। विनय प्रकाश पांडे ऐसी ही एक सोच का नाम है। उनका विश्वास है कि विकास की शुरुआत वहीं से होती है जहां हर परिवार के पास सम्मान के साथ जीने की एक सुरक्षित छत हो। इसी सोच ने जन्म दिया 100 घरों के संकल्प को, एक ऐसा अभियान जिसमें अब तक 6 परिवार अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं और यह सफर अभी जारी है। लेकिन एक सुरक्षित घर के साथ उन्होंने एक और सच्चाई को भी समझा कि अगर भविष्य बदलना है तो शिक्षा को मजबूत करना होगा। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा के महत्व को भी समझा, क्योंकि किसी भी समाज का भविष्य उसके बच्चों की शिक्षा से तय होता है। बच्चों का जीवन बेहतर बनाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देने के लिए उन्होंने एक विद्यालय को भी अपनाया ताकि हर विद्यार्थी बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर और उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन उनकी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। दुनिया के कई देशों की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि आधुनिक रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि किसी राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक होती है। यहीं से जन्म हुआ एक नए विजन का, जो है विबग्योर इनोवेशंस। इसके माध्यम से विनय प्रकाश पांडे जी भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में योगदान दे रहे हैं और विश्व स्तरीय तकनीक, बेहतर उपकरण, आधुनिक कोच प्रदान कर
भारत का हर सफर आसान और बेहतर बना रहे हैं। एक तरफ लोगों के सपनों को छत मिल रही है, दूसरी तरफ भारत की रफ्तार को नई दिशा। क्योंकि जब उद्देश्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर बढ़ना हो, तभी एक व्यक्ति एक मिशन बन जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए विनय प्रकाश पांडे जी का। सर आप प्लीज स्टेज पे आइए। और क्योंकि हम जानते हैं कि गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं होता कि वो हवाई यात्रा करके यहां से वहां चल सके। इसके लिए एक रेल लाइन का बहुत उसमें जो है योगदान रहता है। और जब ऐसे कोचेस तैयार होते हैं और सर का जब योगदान हम देखते हैं तो बहुत जो है प्रसन्नता होती है। आगे सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पंखुड़ी जी को, जो सेशन के आगे लेकर जाएंगे। पंखुड़ी जी, over to you. बहुत ही खूबसूरत वीडियो अभी हमने आपके बारे में देखी। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत निर्माण कॉन्क्लेव में। अब हमारे साथ हैं विनय पांडे जी दोस्तों, जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने देखा कि कई सारे क्षेत्रों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। सीधा मैं मुद्दे पे आऊंगी सर। विबग्योर इनोवेशंस, काफी कुछ किया है इन्होंने, खासकर हिंदुस्तान के रेलवे इंडस्ट्री में। आप कई सारे देशों में भ्रमण करते रहते हैं, कई सारे देशों में जाते हैं और वहां से हिंदुस्तान के लिए इनोवेशंस लेके आते हैं। आगे क्या कुछ करने वाला है विबग्योर इनोवेशंस, और क्या कुछ आप अप्लाई करते हैं हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम में? तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकुड़ी जी, और सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा तो शायद बहुत सारी चीजें इसमें रह भी गई हैं जो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। आपने सवाल किया कि विबग्योर सर्विसेज अभी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, और विदेशों में जाता हूं और तो वहां से मैं क्या लेके आता हूं। जब भी मैं किसी विदेशों में किसी और देश, जापान, यूरोप, कहीं भी जाता हूं, वहां के ट्रेनों में बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे गुणवत्ता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। गुणवत्ता वो जो बहुत लंबे समय तक के लिए बनाई गई हो। एक ट्रेन बनाई जाती है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है जो बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ किया जाता है। उन सभी चीजों को मैं भारत में लाना चाहता हूं और यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं और मेरी टीम जो बहुत ही उत्साहित रहती है किसी नए आइटम के डेवलपमेंट पे, हम लोग रोज एक नया काम कर रहे हैं जिससे कि हम विदेशों पे